नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ बीजेपी की एक ऐसी विधायक हैं जो भले ही दादी बन चुकी हों, लेकिन मैं उनको युवा विधायक ही कहना चाहूँगा। और आप भी देखेंगे जब उनसे मुलाकात करेंगे तो शायद आपके लिए भी ये मानना कठिन होगा कि क्या वो दादी हैं, लेकिन वो दादी हैं और 2 युवा पुत्रों की माँ तो वो हैं ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उनके आग्रह पर उनके बड़े पुत्र एक बहुत बढ़िया अपना प्रॉस्परस करियर, ये परिवार के संस्कार होते हैं जिनको माँ के एक आग्रह पर उन्होंने ना आगे सोचा ना पीछे सोचा, और वो तुरंत मध्य प्रदेश और भोपाल लौट आए। क्योंकि निश्चित तौर पर एक माँ के लिए उसका सबसे बड़ा संबल पुत्र होता है, और ये संस्कार हैं, मैं फिर दोहराऊंगा कि उन्होंने ज़रा भी नहीं सोचा। वो पहले महापौर की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं और अभी विधायक की जिम्मेदारी बीजेपी के वो निभा ही रही हैं। विनम्रता उनकी शक्ति भी है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ ज़्यादा भी विनम्र हैं, तो वो शायद ये भी इशारा करते हैं कि ये कहीं कमज़ोरी ना बने। लेकिन उनकी परिवार की लिगेसी रही है कि जिस परिवार से वो आती हैं, उस परिवार में लोगों के लिए, ख़ासतौर से कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए और आम व्यक्तियों के लिए दरवाजे कभी बंद करने की परंपरा नहीं है। उसी परंपरा का निर्वाह विनम्रता से वो भी करने की कोशिश करती हैं। राजनीति में या जीवन में चुनौतियां हमेशा होती हैं, उनके सामने भी ढेर सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इन सारी चुनौतियों का जवाब वो अपनी विनम्र मुस्कान के साथ देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। आप समझ गए होंगे कि हमारे साथ हैं कृष्णा गौर जी, बीजेपी की विधायक, और मैं फिर कहूँगा कि मैं उनको युवा विधायक ही कहना चाहूँगा। बहुत स्वागत करता हूँ कृष्णा जी आपका। पहला एक दार्शनिक प्रश्न से ही मैं शुरू करता हूँ। एक महिला के लिए राजनीति में होना बहुत आसान नहीं है। आसान कई मामलों से आसान नहीं है। पहला तो घर की जिम्मेदारी, क्योंकि आप बाहर भले ही विधायक हों या मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएं या प्रधानमंत्री पहुंच जाएं, घर में जब आप आते हैं तो पत्नी होते हैं, बहू होते हैं, माँ होते हैं, और सब आपसे वही एक्सपेक्टेशन करते हैं। माँ आपके हाथ का पराठा नहीं खाया, बहुत दिन हो गए ये नहीं बना। आप इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ती रही हैं विनम्रता से, पहले महापौर और वो और अधिक व्यस्तता का काम, और अब विधायक के नाते। तो इस चुनौती को कैसे देखती हैं, और क्या आप कुछ कहना भी चाहेंगी कि किस तरह से एक महिला अगर राजनीति में आती है तो घर से लेके बाहर तक किस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम भी हो? शरद जी, ये बात सच है कि एक महिला के लिए दोहरी जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल होता है, घर भी देखना और बाहर भी देखना। पर मैं समझती हूँ कि शायद ईश्वर ने बहुत बड़ी शक्ति भी महिला को ही दी है, और यही कारण है कि वो घर भी बहुत अच्छे से मैनेज करती है और बाहर भी देखती है। राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में महिलाओं को इस समस्या से जूझना होता है। चूँकि राजनीति का कैनवास बहुत बड़ा होता है, लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों की नज़रें आप पर होती है, इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को साबित भी करना होता है। सार्वजनिक जीवन जीना, वो 1000 लोगों की आंखें आपको देखती है, तो उसको भी संभाल के चलना। अपने घर परिवार में भी कोई उंगली आपके ऊपर ना उठे, कोई जिम्मेदारी से आप पीछे ना हट जाएं, इसके लिए भी सोचना होता है। तो बहुत सारी बातों को एक नारी को सोचना होता है। मुझे लगता है कि ये बात सच है कि महिलाओं के लिए दोहरी जिम्मेदारी निभाना होती है, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि शायद शक्ति भी ईश्वर ने महिलाओं को ही दी है। और आज यदि मैं अपने अनुभव के आधार पर बात करूं तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकती हूं कि जब शुरू में काम करने के लिए निकली थी तो थोड़ा सा मुझे असंतुलन लगा था, क्योंकि घर में काम करने की एक अलग प्राथमिकताएं हमारी होती है, जब बाहर निकलते हैं तो और प्राथमिकताएं हो जाती है, और दोनों में संतुलन बनाना ही आपकी सफलता होती है। पर धीरे धीरे अनुभवों के आधार पर, बाबूजी के आशीर्वाद से, घर परिवार के मेंबर्स के सहयोग से मैं बहुत अच्छी तरह से मैं अपना काम संभाल पाई। और किसी भी महिला के लिए बहुत ज़रूरी यह होता है कि जब वो बाहर काम करने निकलती है तो परिवार का सहयोग ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी। अगर परिवार का सहयोग ना हो तो वो कभी काम नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि बाबूजी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था, मैं समझती हूँ कि एक शायद मेरे अपने पिता ने भी मुझे इतना सम्मान, इतना आशीर्वाद नहीं दिया था जितना बाबूजी ने मुझे दिया। और यही कारण था कि मैं बहुत आत्मविश्वास से भर कर काम कर सकी, घर में भी और बाहर भी। कभी बच्चों से जब बात हुई, अब तो सब बहुत ही सारे लोग अब न सिर्फ बड़े हैं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक अमेरिका में हैं और एक इंग्लैंड से लौट आए हैं, आपके सिर्फ एक बार कहने पर कि लौट आइए।
माँ को आपकी ज़रूरत है। बच्चों से जब भी इंटरेक्शन हुआ और बच्चों से जब वो किशोर हुए और किशोर से युवा हुए, तो कभी उनका स्वर था कि माँ बहुत वक्त हो जाता है आपका बाहर, कभी एक बेटे की तरफ भी आइए, हमसे भी बात कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ये कहा कि राजनीति छोड़ दें, लेकिन कभी एक माँ को भी बेचैनी हुई कि हाँ बच्चों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास? नहीं, इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने बहुत संतुलित तरीके से काम किया। बच्चों को भी पर्याप्त समय दिया, राजनीति में भी मैं पर्याप्त समय देती रही, और इसलिए कभी ऐसा किसी को एहसास नहीं होने दिया कि उनको मेरी कोई कमी महसूस हो। तो मुझे लगता है कि कई बार बच्चे बड़े बहुत खुश होते थे मुझे देखकर काम करते हुए। उनको भी लगता था कि ऐसा तो मम्मी अकेली है, लेकिन आज काम कर रही है तो निश्चित रूप से उनका भी समय व्यतीत हो रहा है, उनको भी एक अच्छा काम करने को मिला है। तो बच्चों का कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि उनको कभी कोई कमी मेरी लगी हो। और मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश यही की कि मैं दोनों जगह संतुलन बना के रखूं। बच्चों को मेरी ज़रूरत थी, सिंगल पेरेंट होकर मैं उनको पाल रही थी, परवरिश कर रही थी, तो स्वाभाविक रूप से माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाना थी। तो कई बार मन में यह भी डर लगता था कि कहीं बच्चे गलत मार्ग पर ना चले जाएं, बच्चे कोई गलत संगत में ना पड़ जाए, उसकी भी चिंता थी। और मैं इसीलिए आज कह सकती हूँ कि ईश्वर ने बहुत आशीर्वाद मुझे दिया, और उसकी वजह से आज मेरे दोनों बच्चे बहुत संस्कारी हैं, दोनों अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी, अपनी माँ के प्रति क्या जिम्मेदारी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने एक बार कहा और बिना किंतु परंतु किए वो वापस अपने देश लौट आए। जो इस समय यूएसए में है वो भी मैरिड हैं, वो भी शादी होती है? जी, मैरिड है। जी। तो आपने अपनी जिम्मेदारियां तो बड़ी बखूबी पूरी की हैं, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों की एजुकेशन ऐसी कि वो इतनी बढ़िया जगह वेल प्लेस्ड रहे, और जो बड़े वाले हैं वो भी अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। एक और मेरे मन में सवाल आता है, फिर मैं राजनीति से जुड़े सवालों की तरफ आऊँगा। जब आप एक राजनेता थक कर दिन भर की हैक्टिक एक्टिविटी के बाद घर पहुँचता है, तो उसके भीतर की गृहिणी भी वो तो उसके साथ है ही, तो वहाँ अगर घर में जो काम करने वाले आपके सहयोगी हैं, उन्होंने पराठा या सब्जी या जो भी आपके लिए लाया और आपको मज़ा नहीं आया, तो क्या वो गृहिणी जागती है तुरंत? तो तुम्हें बनाते नहीं हो ठीक से, चलो मैं चलती हूँ किचन की तरफ? कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं घर आई और मुझे लगा कि आज मेरे पसंद का कुछ नहीं बना, तो मुझे लगता है कि चलो मैं खुद ही बनाती हूँ। हाँ, थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत ज़रूर होती है, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया छोड़े हुए, पर फिर भी जब भी समय मिलता है किचन में तो मैं ज़रूर करती हूँ। और मैं स्वयं का अपने पसंद का बनाती हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ, अच्छा लगता है, मुझे भी खुशी होती है और संतुष्टि भी होती है कि अभी अंदर जो एक नारी का जो शौक था खाना बनाने का वो जिंदा है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कोई मेहमान घर में आए, उन्हें खिलाना, भोजन कराना, ये तो संस्कार हर परिवार में होते ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बाबूजी ने भी लगातार परिवार में बहुत लोगों को इसी प्रकार से आमंत्रित करते थे, बिना कई बार हमें बताए। अभी जब तक मैं महापौर भी रही, विधायक भी बन गई, इसके बाद भी कई बार बाबूजी लास्ट मोमेंट पे बताते थे कि आज भोजन करने वो आ रहे हैं, और तब फिर मुझे सब काम छोड़ के किचन में लगना पड़ता था कि नहीं, क्योंकि कोई जो अपने घर जो आ रहे हैं उनको पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए। तो मैं बहुत शौक से और खुशी से करती थी, ये काम करती हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल से आप इंदौर से हैं? जी। तो मालवा तो न सिर्फ खाने के शौकीन लोगों की जगह है, बल्कि खिलाने वाले के शौकीनों की जगह है। तो खाना और ख़जाना दोनों है। ये भी मेरी बड़ी उत्सुकता है कृष्णा जी आपसे जानने के लिए कि आप सास हैं और कैसी सास हैं। मतलब एक तो हमें हिंदी फिल्मों में ललिता पवार याद आती हैं, लेकिन आप बड़ी विनम्र सास होगी ऐसा। तो जो बहू हैं आपकी डॉक्टर हैं जी, तो वो कितना वो बॉन्डिंग कैसी है, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा। ये तो शायद आप जब उनसे पूछेंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी। लेकिन चूंकि बेटी नहीं थी घर में, दोनों बेटे थे, बेटी की चाह हमेशा से थी, तो बहू के रूप में एक बेटी मिली। और जब बेटे की शादी हुई थी तब बहू के पेरेंट्स से मैंने यही कहा था कि मैं अपने घर बहू नहीं बल्कि बेटी लेकर जा रही हूँ। तो कभी सोचना ही नहीं कि ये वहाँ किस प्रकार से रहेगी, बल्कि आपके घर से ज़्यादा अच्छे वो मेरे घर में रहेगी, ये विश्वास मैंने उनको दिलाया था। और उसके आने के बाद एक निश्चिंतता तो हुई घर में, क्योंकि पहले अकेली थी, अब घर में जब जाती हूँ तो
बेटी घर में होती है, पोता घर में होता है, तो एक निश्चिंता भी होती है क्योंकि घर की चिंता सभी को होती है। और दूसरी बात यह है कि इतना प्यार वो करती है, इतना प्यार करती है, पूरा घर संभाला हुआ है, बाहर संभालती है, सब कुछ देखती है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छे संस्कारों का परिणाम भी होता है, ईश्वर की कृपा होती है। तो सास तो मैं कभी बनी नहीं, मैं माँ थी क्योंकि ईश्वर ने बेटी नहीं दी थी, इसलिए इस रूप में बेटी आ गई। बिल्कुल सही कहा। और जो मैंने भी कहा वो भी इत्तेफाक है कि आपको देखकर कोई अंदाज भी नहीं लगा पाएगा कि न सिर्फ सास हैं आप बल्कि दादी भी हैं आप। चलिए, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है कि निश्चित तौर पर। अब मैं कुछ आपके व्यक्तित्व से जुड़े सवालों की तरफ आता हूँ, फिर राजनीति की भी मैं बात करूँगा। विनम्रता बड़ा अच्छा गुण है कृष्णा जी, लेकिन कहा यह जाता है कि जैसे भगवान राम भी थे, 3 दिन बाद उन्होंने भी धनुष निकाला और समुद्र से कहा कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब क्रोध की बारी है, सुखा दूंगा मैं अगर तुमने ये मार्ग हमारे लिए नहीं बनाया। कृष्णा जी का व्यक्तित्व कैसा है? क्या वो सिर्फ एक विनम्र मुस्कान ही उनके साथ रहती है कि जैसा कहा जाता है कि वक्त आने पर रणचंडी भी बन सकती हैं वो? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा स्वभाव मेरा कभी रहा ही नहीं है जी। हमेशा से विनम्रता ही मेरे स्वभाव का एक अंग रही है। और मेरी कोशिश भी यही रही है कि जितने काम विनम्रता से आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो कोई और तरीके से नहीं कर सकते हैं। और बाबूजी से भी मैंने यही सीखा है। मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है, उनकी कार्यशैली देखी है, और मैंने देखा है कि अधिकारी वर्ग से जितना प्रेम से वो काम करवाते थे, बहुत बहुत काम होता था। महापौर रहते हुए भी मैंने यही देखा कि जब कभी मैं किसी अधिकारी पर नाराज़ होती थी, तो मुझे लगता था कि नाराज़ होने के बाद वो उस समय तो काम करेगा, लेकिन उसके बाद शायद वो इतना बेहतर मन लगाकर नहीं करेगा। अगर उसकी कोई गलती भी हो तो उसको मौका एक जरूर देना चाहिए, और उसके बाद वो बेहतर काम, अगर दोबारा गलती करे तो शायद फिर ना बख्शें, लेकिन एक मौका ज़रूर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि विनम्रता ही, जैसे हम मानते हैं कि एक फलों से लदा हुआ पेड़ झुका हुआ होता है, जब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है तो लोगों की अपेक्षाएं आपसे बहुत बढ़ती है। तो अगर आप अहंकार में रहेंगे तो शायद कोई काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जब झुके रहेंगे तो आप उतना ही ऊपर उठेंगे। तो कभी जब आपके बार बार कहने पर भी कोई अधिकारी या कोई और भी व्यक्ति जो भी हो घर बाहर नहीं काम करता है, तो क्या करती हैं आप? आपके फिर भी विनम्र बनी रहती है या गुस्सा आता भी है? फिर ऐसी कभी नौबत आई नहीं, मुझे लगता है। मैं जब से काम करने निकली हूँ सार्वजनिक जीवन में, मैंने देखा है कि एक परसेप्शन होता है लोगों का किसी भी व्यक्ति के प्रति। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी वर्ग में भी, लोगों के मन में भी एक ऐसा परसेप्शन है कि मैं कोई बात अगर बोलती हूँ तो कभी कोई गलत बात नहीं कहती हूँ, और जो काम जेन्युइन होता है वही काम मैं बोलती हूँ। तो मुझे कभी ऐसा अवसर आया नहीं कि किसी ने मेरा काम नहीं किया। मैंने जिसको जो बोला उसने वो किया। अगर सामने से ये बात आ जाती है कि इसमें यह काम गैर कानूनी है, नहीं हो सकता है, तो मैं तत्काल मना कर देती हूँ कि आप बिल्कुल ना करना। मतलब मैं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव भी नहीं बनाती कि आपको ये करना ही है। अगर वो नियम प्रक्रिया के तहत आता है तो आप बिल्कुल करिए, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं करिए। तो एक सामंजस्य और समन्वय की बात होती है, तो एक परसेप्शन आपका बन गया कि वो कभी भी गलत काम नहीं बोलेंगी। तो अगर मैंने कोई काम बोला है और वो होने जैसा है तो निश्चित रूप से वो करते हैं। ये आपने एक अच्छा फार्मूला दिया है कि अगर आप कोई गलत काम नहीं बोलते हैं और आप अपनी विनम्रता रखते हैं, तो फिर किसी के लिए आपको नाराज़ करने का या आपको ना कहने का कोई मौका नहीं होता। कृष्णा जी, राजनीति में मैं ये तो मानूंगा ही कि एक परंपरा होती है, जैसे डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर, क्रिकेटर का पुत्र क्रिकेटर, एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। और आप भी राजनीति में आने की वजह बाबूलाल गौर जी की बहू और उस परिवार का होना, लेकिन इसका कितना आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? फ़ायदा चलिए मान लिया जाए कि आपको टिकट पिछली बार मिल गया गोविंदपुरा से, और बड़े बड़े नाम थे लेकिन आपको मिल गया, लेकिन अब बाबूलाल गौर जी भी नहीं हैं, और कितना आप महसूस करती हैं कि राजनीति की ये राहें, क्योंकि ये जितनी सुरक्षित दिखती हैं नहीं उतनी सुरक्षित, और प्रतिद्वंदिता जीवन के हर क्षेत्र में है, ये भी अपवाद नहीं है। तो आप आगे की अपनी राह को कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा बाबूजी के जाने के बाद कि मैं अकेली हूँ, बल्कि मुझे लगा कि अब मैं ज़्यादा मजबूत हो गई हूँ। पूरा पार्टी परिवार मेरे साथ खड़ा है। संगठन
का आशीर्वाद मेरे साथ है, संगठन की शक्ति मेरे साथ है और मुझे बहुत बहुत संबल मिला जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था कि अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। तो ये पार्टी परिवार है और निश्चित रूप से आज यदि हम विधायक के टिकट की बात करें तो बाबूजी की वजह से मिलने की बात लोग कहते हैं, लेकिन इसी पार्टी ने मुझे महापौर का टिकट दिया था। उस समय परिवारवाद की बात नहीं आई थी। तो परिवारवाद की परिभाषा बहुत लोग अलग अलग तरह से उसको बताते हैं, पर मुझे लगता है कि जनता के बीच में से चुनकर आने वाला जनप्रतिनिधि परिवारवाद के दायरे में नहीं आता। एक ऊपर से आया हुआ व्यक्ति अगर उसे कोई नॉमिनेट कर दे, हम किसी स्थान पर बिठा दे तो जरूर परिवारवाद होता है, लेकिन जनता के बीच में से आप चुनकर आए हैं तो जनता की स्वीकार्यता आपके साथ है, आपका काम जनता के बीच में है, आपका व्यवहार जनता पसंद कर रही है और इसी का परिणाम वो आपको विजय के रूप में देती है। तो मुझे लगता है कि मतलब मेरे संदर्भ में यदि हम बात करें तो बाबूजी का परिवार का सदस्य होना मेरे लिए निश्चित रूप से गौरव की बात थी। एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला, काम करने के लिए प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन उसमें मैंने खुद अपने प्रयास किए, एफर्ट्स किए और बाबूजी मेरे को हमेशा कहते थे। एक बार जब मैं सार्वजनिक जीवन में काम करने निकली तो उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि किसी नाम के सहारे कुछ दूर तक तो चला जा सकता है, ज़्यादा दूर तक नहीं। अपनी राह रोशन करने के लिए खुद जलना पड़ता है। बहुत अच्छी बात की। और ये बात मैंने गांठ बांधी थी कि मुझे अपनी राह रोशन करने के लिए मुझे खुद समर्पण देना होगा और समर्पण के साथ मैंने काम किया, जिसका परिणाम आज सामने है। बीजेपी के एक बड़े नेता के बारे में एक बार ये बात हमने सुनी कि वो अपने एकांगी जीवन में बहुत ही मकबूल और बहुत बड़े नेता रहे, कि वो कई बार दुखी और उदास होकर फूट फूट कर रोते भी थे, क्योंकि राजनीति में जितना भीड़ हमारे आसपास दिखती है उतना अकेलापन भी होता है। कृष्णा जी को भी कभी लगता है कि इस भीड़ के बीच में वो भी अकेली हैं और अपनी राह अपनी मंजिल उनको भी पानी है, क्योंकि लोग साथ दिखते तो हैं लेकिन होते नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ होता है। हाँ, ये पर्सनल अगर व्यक्तिगत रूप से कई बार अपने आप को सोचती हूँ तो निश्चित रूप से अकेला पाती हूँ कि परिवार में एक एक करके सबने साथ छोड़ा है तो अकेली हूँ। और उस समय निश्चित रूप से लगता है कि अब ताकत की ज़रूरत है, संबल की ज़रूरत है। लेकिन पार्टी परिवार में जब मैं जाती हूँ तो जो संबल मुझे मिलता है, जो ताकत मुझे मिलती है, और पार्टी परिवार जिस प्रकार से हर कार्यकर्ता को अपना मान के चलता है, मुझे लगता है कि वही आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है। संगठन बड़ी शक्ति है, संगठन के परिवार में होना मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। तो मुझे लगता है मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाबूजी ने इतने लंबे समय का राजनीतिक जीवन जिया है, बाबूजी का इतना बड़ा पार्टी परिवार रहा है और वही आशीर्वाद पार्टी ने मुझे दिया है। तो अब आगे भविष्य तय करना ये निश्चित रूप से मेरे पार्टी परिवार की जिम्मेदारी है। और मैंने कितनी बड़ी बात बोली जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सर पे हाथ रखकर बोला कि अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो, तो मुझे फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोनों जो बेटे हैं वो भी आपका संबल तो बढ़ाते ही होंगे और कहते ही होंगे कि माँ आगे बढ़ो आप और हम साथ हैं और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक स्ट्रेंथ वहाँ से भी, एक ताकत वहाँ से भी आती होगी। जी, बहुत। मैंने कहा ना, दोनों बच्चे बहुत संस्कारी हैं। माँ की तकलीफ़ को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत छोटे थे और मुझे लगता है कि दोनों बच्चे एक रात में ही बड़े हो गए थे। मतलब एक छोटा सा मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि हमारे घर में जब ये घटना घटी उसके बाद दिवाली आई और दिवाली पर चूँकि बच्चे छोटे थे तो जनरली बच्चे दिवाली पर नए कपड़े लेने की जिद करते हैं। हमारे परिवार में सब लोग उस समय सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे कि सबको ऐसा लगे कि नहीं ठीक है, हम उस तकलीफ से उबर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो बच्चों ने कहा, सभी ने कहा कि बच्चों को नए कपड़े दिला दो, दिवाली आ रही है। मैं दोनों बच्चों को एक तरफ ले जाके मैंने उनसे कहा कि दिवाली पे नए कपड़े ले आओ जाओ मार्केट से। तो दोनों बच्चों ने कहा कि ना माँ, हमको ज़रूरत नहीं, जो रखे हैं हम वही पहन लेंगे, अब अपने को जोड़ने की ज़रूरत है। मतलब मुझे लगा कि एक रात में बच्चे बड़े हो गए थे। कितनी उम्र थी उस वक्त दोनों? बड़ा बेटा मेरा उस समय 8th क्लास में था और छोटा बेटा 4th में था। यानी 14 और 10 साल या 9 साल के आसपास की उम्र थी। कमाल है। लेकिन और ये वाकई बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि हम जानते हैं कि दो बड़े झटके, पहले पति
और फिर उसके बाद गौर साहब। खैर गौर साहब एक भरी पूरी राजनीति और उम्र के साथ उनका जाना हुआ, लेकिन एक बड़ी छाया तो है जो हटी। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति का एक प्रश्न मेरे मन में आता है, हमने बाघों के लिए ये शब्द खूब सुना है कृष्णा जी कि टेरिटोरियल फाइट होती है उनकी, क्षेत्राधिकार की लड़ाई होती है। एक बाघ अपना टेरिटरी बना के रखता है और कोई दूसरा बाघ उसमें आता है, तो दोनों के बीच में टेरिटोरियल फाइट होती है। भोपाल में ये बड़ी बात चर्चा में रहती है कि यहाँ टेरिटोरियल फाइट होती है, ये बीजेपी के इन विधायक का एरिया है, यहाँ कोई दूसरा विधायक नहीं आएगा, ये इनका एरिया है, यहाँ कोई नहीं आएगा। और कहा ही जाता है कि सबसे विक्टिम इसका होता है महापौर, और वो बीजेपी का ही महापौर है, पहले भी होता था, अभी तो होना है। तो क्या ये मुश्किल आपने भी झेली बतौर महापौर, और किस तरह देखती हैं आप इसको? नहीं, मुझे कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि प्रज्ञा जी ने भी, अभी सांसद भोपाल ने भी ये मसला उठाने की कोशिश की है। नहीं, सांसद जी हमारी सम्माननीय है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात रही है। सामंजस्य समन्वय से हम लोग सब काम करते हैं। जब मैं महापौर रही तो पूरे भोपाल शहर में मैंने काम किया, और मुझे तो कभी किसी विधायक ने अपने क्षेत्र में आने से नहीं रोका, बल्कि कई बार ज़रूर ऐसी बात है कि मैं अधिक व्यस्त होने की वजह से भूमि पूजन में नहीं जा पाई, और मैंने हमारे सम्मानीय विधायक जी से कहा कि आप ही कर दीजिए, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो बहुत सामंजस्य से हमने काम किया, कहीं ऐसी कभी नौबत नहीं। हाँ, ये बात सही है, टेरिटरी होती है, क्योंकि विधानसभा भौगोलिक दृष्टि से आप देखें तो हर विधानसभा का अपना अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, लेकिन किसी के क्षेत्र में नहीं घुसने देना, ऐसी बात तो कहीं भी सुनाई नहीं दी। हमारे परिवार में सामंजस्य समन्वय की बात है। अगर साध्वी जी ने ऐसी बात कही है तो निश्चित रूप से परिवार में बैठकर उसका निराकरण किया जाएगा। पर मुझे लगता है कि हमें तो अंदर कहीं ऐसा लगा नहीं। साध्वी जी हमारे क्षेत्र में भी आती है, दौरे भी करती हैं, काम भी करती हैं, सांसद निधि भी देती हैं, और अन्य क्षेत्रों में भी वो जाती है। हो सकता है कोई इंसिडेंट ऐसा रहा होगा जो उन्हें हर्ट कर गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं, हम लोग सब सामंजस्य से काम करते हैं। जी, राजनीति में महत्वाकांक्षा तो होनी ही चाहिए। और एक बार आप ही के पार्टी के सीनियर लीडर कैलाश जी से मेरी बात हो रही थी, कैलाश विजयवर्गीय जी से, जो इस समय बंगाल में धूम मचा रहे हैं। उनसे मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री बनने की जो बात है तो आपकी भी मंशा होती होगी। उन्होंने कहा देखिए 230 के 230 विधायक जो हैं सब ये मंशा मन में रखते होंगे, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है शरद जी। लेकिन मौका उसको मिलता है जो अपनी योग्यता को प्रमाणित करता है, जनता के सर माथे चढ़ता है, और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी रास आता है। तो हम अपने मन में अपेक्षा आस लेकर चलें, लेकिन ये कसौटियां अगर हम पूरी करते हैं तो हम उस योग्यता को पूरा करते हैं। आपकी क्या इच्छा है आगे जाकर? क्या एक मंत्री पद बचता है कि वो एक जिम्मेदारी मिले, फिर उसके बाद राजनीति है, चरैवेती चलते रहें? हम चूँकि राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो सभी की अभिलाषा होती है आगे बढ़ने की, अच्छा स्थान प्राप्त करने की। लेकिन सही कहा कैलाश जी ने बिल्कुल भी कि आपको अपने आप को साबित करना होता है, और जब आप साबित करते हैं तब हमारे संगठन के केंद्रीय नेतृत्व की, प्रदेश नेतृत्व की नज़र आप पर होती है, और उसके बाद आपको अवसर मिलते हैं। जब अवसर मिलते हैं तो अवसर को आपको अपने आप को साबित करना होता है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को अपने आप को तैयार करना चाहिए। हाँ, पार्टी की अपेक्षा आकांक्षा के अनुरूप अपने आप को तैयार करना चाहिए। पार्टी क्या चाहती है एक आदर्श कार्यकर्ता से, और मैंने देखा कि 1000 आंखों से पार्टी देखती है हमको, और वो अगर ये मानती है कि वास्तव में इनमें योग्यता है, आगे बढ़ने की क्षमता है, तो वो मौके देती है। तो मुझे लगता है हमें सिर्फ अपना काम करना चाहिए, और हम अपना काम यदि सही तरीके से कर रहे हैं तो पार्टी 1000 आंखों से देखकर हमको निश्चित रूप से मौका देगी। तो जब भी पार्टी, हम एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, मेरे भविष्य का फैसला मेरी पार्टी, मेरा संगठन करेगा, और वही मुझे मान्य होगा। जी बिल्कुल ठीक है। कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल से। अभी आपकी पार्टी जो है वो एक बड़े, मैं कहूँगा, हम हमेशा उसको इस रूप में देखते हैं कि एक मॉडल के तौर पर आपने एक प्रयोग भी किया, और मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का जो बड़ा कारण बना। कांग्रेस से आए हुए एक बड़े धड़े को आपने स्थान दिया, और अब वो बीजेपी का हिस्सा है। लेकिन ये प्रैक्टिकल आगे ठीक से बढ़ेगा तो ये एक बेहतर नज़ीर
भी बनेगा? क्या आपको लगता है सारी चीज़ें ठीक होंगी? क्योंकि कई बार खबरें आती हैं कि कुछ तनाव पैदा हुआ, कभी मंत्री पद को लेकर, कभी ये लेकर कि इनको ज़्यादा जिम्मेदारी मिल गई, इनको कुछ कम मिल रही है। ये समन्वय, क्योंकि ये भी प्रतिद्वंदिता चलेगी। कुछ लोग कहते हैं सिंधिया जी इससे नाखुश हो गए, कुछ कहते हैं सीएम को ये पसंद नहीं आया। ऐसा थोड़ी होता है, ये बीजेपी है, बीजेपी में ये सब नहीं चलता। जी नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप बाहर से बैठ के देखते हैं इसलिए इतने सारे प्रश्न आपके मन में ज़रूर आते होंगे जी। पर चूंकि हम अंदर रहकर काम कर रहे हैं इसलिए हमें पता है कि जो लोग हमारी पार्टी में आए हैं वो पूरी तरह से पार्टी की विचारधारा से समाहित होकर ही आए हैं। और यही कारण है कि आप देखिए 28 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए और उसमें हम बहुत अच्छी संख्या में जीते। इसका कारण यही था कि जो लोग आए हैं, भले ही वो अन्य राजनीतिक दल से आए हों, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाया और उसका परिणाम उनको विजय के रूप में मिला। आज भी संगठन में अब बहुत सारे लोग, जो कभी भी संगठन की बैठक होती है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस नेताओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा अपना संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है, अनुशासित संगठन है और उस अनुशासन मर्यादा में रहकर ही हमको काम करना होता है। और मैंने ये देखा कि जो लोग हमारे परिवार में शामिल हुए हैं वो हमारी बैठकों में न केवल शामिल हो रहे हैं बल्कि पार्टी के अनुशासन का भी पालन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है उनका पार्टी में आना और इस तरह से अपना व्यवहार रखना। और इसलिए मैं कह सकती हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से सामंजस्य के साथ काम हो रहा है। कहीं कोई बीच में आपस में कोई दुराभाव नहीं है, मनमुटाव नहीं है। सिंधिया जी अब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते उनकी बातों को भी पूरा महत्व पार्टी देती है और समय समय पर उनकी हर बात को आगे बढ़ाने का काम करती है। चलिए, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए कृष्णा जी, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप इसी विनम्र मुस्कान के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा का ये सफ़र जारी रखें। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की लीडर और गोविंदपुरा से पार्टी की विधायक कृष्णा गौर जी, जो पूर्व महापौर भी हैं। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।